सभी का स्वागत है। आज के इस क्लास में आज का क्लास बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और ध्यान रखिए, आज हम लोग इतिहास के बेसिक स्ट्रक्चर को समझने का प्रयास करेंगे जहाँ से इतिहास की नींव पड़ती है। तो चलिए, आप लगभग हमारे पीछे जो है पीपीटी उम्मीद करते हैं कि देख पा रहे होंगे। इस पीपीटी में सबसे पहले दिया गया है प्रागैतिहासिक काल। तो यहीं से हम इतिहास की जर्नी को शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले अगर हम महत्वपूर्ण बात करें आपसे, तो इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला जो भाग है वह है प्रागैतिहास का, जिसके बारे में सबसे पहले हमने आपको यहाँ पर दिखाया। दूसरा है आदि इतिहास का और तीसरा है इतिहास का। अगर इसको इंग्लिश में कहें तो प्री हिस्ट्री, उसके बाद प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। तीनों के अपने अपने अलग अलग कंसेप्ट हैं और तीनों ही बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। इन तीनों को अगर आप नहीं समझते हैं तो आप इतिहास के आधार को नहीं समझ पाइएगा। तो चलिए, आज जो है हम चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला बात यह है कि हम प्रागैतिहास किसे कहते हैं। तो अगर आप इस इतिहास को समझने की जर्नी को शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि कभी भी इतिहास जो होता है वो मानव का होता है और मानव से संबंधित होता है। मानव के जीवन में जितनी सारी घटनाएं घटती हैं वो एक समय में, वो क्यों न सामाजिक घटना हो, वो क्यों न राजनीतिक घटना हो, या वो क्यों न धार्मिक घटना हो, या क्यों न आर्थिक घटना हो, ये सारे आधार मानव के साथ जुड़े होते हैं और इन्हीं का बदलता स्वरूप इतिहास कहते हैं हम। चलिए, तो हमने कहा कि मानव के वजूद से ही इतिहास की कल्पना शुरू हो सकती है। तो आइए इसी बात को हम समझते हैं कि जब जो है पृथ्वी पर मानव नहीं आया होगा तब क्या इतिहास रहा होगा? तो नहीं। जब तक मानव पृथ्वी पर नहीं आ जाता है तब से इतिहास की शुरुआत हो ही नहीं सकती। तो इतिहास की जर्नी कहाँ से शुरू होती है? तो पृथ्वी पर मानव के आने से शुरू होती है। और यह बात आप बखूबी समझ रहे होंगे कि पृथ्वी पर जब मानव आया होगा पहली बार, ना आप जानते हैं ना हम जानते हैं कि किस स्वरूप में आया, लेकिन हाँ, आज हमारा वजूद है तो हमारे पूर्वज रहे होंगे, इसकी कल्पना भी हम करते हैं और इतिहास के माध्यम से कुछ साक्ष्य को इकट्ठा करते हैं। तो यह आप बात समझ गए कि मानव के आने से इतिहास की शुरुआत होती है। लेकिन जब मानव आया होगा तो क्या लिखना पढ़ना वो जानता होगा? तो आपका आंसर यही होना चाहिए कि आने के समय कैसे मानव लिख पढ़ सकता था। तो इस कारण से जो है मानव ने लिखना पढ़ना नहीं जब सीखा था तो उस समय के इतिहास को पढ़ना है, क्योंकि हम इतिहास को उस समय से जानते हैं जब जो है मानव पृथ्वी पर आया लेकिन लिखा पढ़ा नहीं। जब लिखा पढ़ा नहीं तो हम उसके इतिहास के स्रोत को कैसे पहचानेंगे या कैसे जानेंगे कि मानव आया तो कहाँ रहा, उसके जीवन में कौन कौन सी घटनाएं हुई, कैसे कैसे व्यवस्थाएं चली। तो इस तरह से चीज़ों को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, मानव जब आया तो वो लिखना पढ़ना नहीं जानता था, तो उस इतिहास को केवल हम पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर हम समझने का प्रयास कर सकते हैं। हमारे पास उसका कोई रिटन एविडेंस नहीं होगा। तो उस इतिहास को जब हम पढ़ते हैं जिसमें मानव द्वारा लिखे पढ़े साक्ष्य नहीं मिलते हैं तो उसी घटना को हम कहते हैं प्रागैतिहास काल। क्या कहते हैं? प्रागैतिहास काल, यानी कि प्री हिस्ट्री। अब देखिए, यहां पर आप पीपीटी में देख रहे होंगे कि प्रागैतिहास काल में कहा गया है प्री हिस्टोरिक पीरियड में कि लेखन कला नहीं, नो रिटन एविडेंस, यानी कि लिखा हुआ कोई भी साक्ष्य नहीं मिलता है। और ध्यान रखिएगा, अब इसी को पूरा का पूरा विस्तृत पढ़ने के लिए जो हम टॉपिक पढ़ते हैं उसी का नाम है स्टोन एज। तो स्टोन एज की जर्नी ही बताएंगे कि स्टोन एज की शुरुआत कैसे हुई। तो चीज़ें समझिए कि स्टोन एज जो है इसको हम 3 भागों में बांटेंगे। सबसे पहले पेलियोलिथिक एज, दूसरा मेसोलिथिक एज और तीसरा नियोलिथिक एज। पेलियोलिथिक एज से मानव के जीवन की घटनाओं का जो है क्रमबद्ध विवरण हमें मिलना शुरू होगा और नियोलिथिक तक जब हम यात्रा कर लेंगे, ये 3 पीरियड जो हमने बताया,
तो पेलियोलिथिक से नियोलिथिक तक जब मानव यात्रा करेगा, मतलब मानव का जो है विकास क्रमबद्ध होना शुरू होगा, तो चूंकि उसके जीवन में जो भी चीज़ें उपलब्ध होंगी, जैसे पत्थर उपलब्ध है या कोई अन्य वस्तु उपलब्ध है, तो उसी को मॉडिफिकेट करने का काम करेगा। मतलब उसको जो है वो तरह तरह से यूज करने के आधार पर उसका मॉडिफिकेशन केयर करेगा। उसी में पत्थर जो है, पत्थरों का जब पेलियोलिथिक एज में पढ़ेंगे तो आपको कुछ अलग पहचान मिलेगा, मेसोलिथिक में पढ़ेंगे तो आपको कुछ अलग मिलेगा, और नियोलिथिक में उसका आकार कुछ अलग मिलेगा। मतलब तीनों में अलग अलग बदलाव दिखेगा। मानव जीवन में भी आपको अभूतपूर्व बदलाव इन तीनों समय में देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? तो पेलियोलिथिक एज जो है कहीं ना कहीं मानव के शुरुआती धारणा को दर्शाएगा। मानव के पास कोई विशेष ज्ञान नहीं होगा, पशु तुल्य होगा। लेकिन जब आप मेसोलिथिक पढ़ेंगे तो मानव और पशु में क्या अंतर है, इसका डिवाइडेशन आपको दिखना शुरू हो जाएगा। तो वो एक बैरियर दिखाएगा आपको। और जैसे ही मानव नियोलिथिक एज तक पहुंचेगा, तो नियोलिथिक एज तक तो वो कृषि करना शुरू कर देगा, पशुओं का पशुपालन शुरू कर देगा, एग्रीकल्चर में उसके जीवन में क्रांति आ जाएगी, परिवार बसना शुरू हो जाएगा, समाज का निर्माण होने लगेगा, अर्थव्यवस्था का संचालन टूटी फूटी रूप में होने लगेगा। मतलब मानव एक ऐसी प्रक्रिया से जहां हम उसको असभ्य कह सकते हैं पेलियोलिथिक एज में, वही मानव अपने जीवन काल की यात्रा करके, अपने जीवन में बदलाव करके, वो जब नियोलिथिक एज तक पहुंचेगा तो उसके जीवन में एक बड़ा बदलाव आ जाएगा, और वहीं से वह मानव सभ्य हो जाएगा। और वही सभ्य लोगों की जब एक समूह बनेगी तो सभ्यता का निर्माण होगा। और यही पूरा का पूरा पाषाण काल के तीनों का विश्लेषण करके हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि ओरिजिन ऑफ सिविलाइजेशन क्या होता है। तो ओरिजिन ऑफ सिविलाइजेशन को आप लोग इसके माध्यम से समझेंगे, और सिविलाइजेशन की जब ओरिजिन हो जाएगी तब क्या कंसेप्ट आपके सामने आएगा, ये जानना और समझना बेहद आवश्यक होगा। समझिए, तो दूसरे इतिहास की अगर बात करें तो आपके सामने है आदि इतिहास काल, यानी कि प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। इसमें अभी तक जो मानव ने यात्रा किया पेलियोलिथिक एज से नियोलिथिक एज तक, इसके बाद की घटनाक्रम जो शुरू होती है तो आप देखेंगे कि पूरे वर्ल्ड में जो है अलग अलग सिविलाइजेशन का विकास हो जाएगा। हम अलग अलग सिविलाइजेशन का मतलब क्या कहना चाहते हैं, तो हम आपसे बात करें तो आप एक देखेंगे कि मेसोपोटामिया सभ्यता ईरान इराक में बस जाएगा। अब एक बात आपको बेसिक ध्यान रखने की आवश्यकता होगी कि जब भी कभी कोई सभ्यता बसेगी तो वह नदियों के किनारे ही बसेगी। कारण यह है कि जल ही जीवन है, जल कल भी हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण था, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। तो हम इस माध्यम से आपको ये भी कहना चाहेंगे कि जल को संरक्षित करने का प्रयास करें, क्योंकि ये हमारा भविष्य है, आने वाला कल है। तो चलिए, जल उस वक्त भी इम्पोर्टेंट था, और जल का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हम नदियों को मान सकते हैं, जो मानव के जीवन में एक अभूतपूर्व बदलाव को साबित कर सकती है, क्योंकि उसी से हम एग्रीकल्चर को कर सकते हैं। वहाँ रह के अपने जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसको हम पानी के माध्यम से जो है सॉल्व कर सकते हैं, पशुओं के लिए व्यवस्था कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है जो भी सभ्यताएं बसेंगी वह नदी के किनारे होंगी। आप शुरू के सारे सभ्यताओं को देखिए। पहली बात, जो पहले सभ्यता की हम बात कर रहे हैं, तो पहले सभ्यता में हम मेसोपोटामिया का नाम लिए। उसके बाद मेसोपोटामिया दजला और फरात नदी के किनारे आपको दिखाई देगी। वहीं आप मिस्र में आएंगे तो नील नदी के किनारे आपको एक सभ्यता दिखाई देगी, जिसे हम सिविलाइजेशन ऑफ इजिप्ट के नाम से जानते हैं। आप भारत के क्षेत्र में आएंगे तो सिंधु नदी के किनारे एक सभ्यता दिखाई देगी, जिसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन कहेंगे। और अगर हम चौथे नंबर की बात करें तो सिविलाइजेशन ऑफ चीन है, जो ह्वांगहो या पिली या येलो रिवर कह सकते हैं, उसके किनारे यह सभ्यता बसी हुई मिलेगी। तो मेरा कहना यह है कि मानव ने पेलियोलिथिक एज से जब नियोलिथिक एज तक की यात्रा किया, अपने जीवन में सामरिक बदलाव किया, उसी बदलाव के बदलते स्वरूप से
कहीं ना कहीं इतिहास में एक परिवर्तन आया और सभ्यताओं का विकास हुआ, तो वहीं से हमारा आ गया इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो चलिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम आदि इतिहास क्यों कहते हैं, ये अब समझने का प्रयास करते हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, ध्यान रखिएगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन में मानव ने लिखना पढ़ना, कम्युनिकेशन के लिए लिखना पढ़ना तो सीख लिया, लिपि का संकेत मिलता है, ब्रू-एस्ट्रोफेडन लिपि कहते हैं या भाव चित्रात्मक लिपि कहते हैं, जो भी आप कह लो इसे, तो लिपि के प्रमाण मिलते हैं, लेकिन शायद हम अभी तक उसको पढ़ने में सक्षम नहीं हो पाए हैं, शायद क्या कहें, सक्षम नहीं हो पाए हैं। विद्वानों ने कोशिश करी लेकिन अभी तक हमें सफलता नहीं मिली है। तो जिस सभ्यता में, या कह सकते हो कि जिस समय से लिखित विवरण हमें मिलना शुरू हो जाए, लेकिन आज की मानव सभ्यता द्वारा उसका विश्लेषण नहीं किया गया हो, तो इस घटना को हम क्या कहेंगे, तो इसी को कहेंगे प्रोटो हिस्ट्री, यानी कि आदि इतिहास काल। तो आप उम्मीद करते हैं कि इस बात को समझ रहे होंगे कि आदि इतिहास काल किसे कहते हैं। तो चलिए, दो कंसेप्ट क्लियर हो गया। एक आपने पढ़ा प्रागैतिहास, प्रागैतिहास में स्टोन एज, और स्टोन एज के बाद हमने कहा कि इसी से एक बदलता स्वरूप कौन सा, तो प्रोटो हिस्ट्री का, जिसमें आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन, देखिए यहाँ पर आपको एक बार हम पीपीटी में भी दिखा देना चाहते हैं, आदि इतिहास काल, प्रोटो हिस्ट्री, और प्रोटो हिस्ट्री के बाद जो है इसमें लेखन परंतु अपठनीय, यानी कि अनरीडेबल रिटन एविडेंस, यानी कि इसे पढ़ा नहीं जा सका। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को भी आप उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अब चलिए इतिहास के तीसरे, तो अब एक चीज पहले यहां पर आपको बता दें कि प्रागैतिहास प्लस आदि इतिहास, इन दोनों की अगर बात करें तो इस दोनों समय में तो निश्चित रूप से मानव के जीवन में कोई ऐसा रिटन स्रोत नहीं है जिससे कि हम इतिहास को जान सके। एक में तो है भी जिसे हम पढ़ नहीं पाए। तो यहाँ तक के इतिहास को जो हम पढ़ेंगे ना, वो केवल पुरातत्व के साक्ष्य के आधार पर पढ़ेंगे, पुरातत्व के साक्ष्य के आधार पर पढ़ेंगे। इन द सेंस हमारे पास केवल आर्कोलॉजिकल एविडेंस होगा। आगे क्या कहता है इतिहास का स्रोत, तो देखिए अब आते हैं हम लोग इतिहास काल से। इतिहास काल की बात करें, यानी कि हिस्टोरिकल पीरियड की बात करें, तो अब वह समय आने वाला है जिसमें मानव ने एक ऐसे लैंग्वेज में लिखा, एक ऐसे भाषा का प्रयोग किया, एक ऐसे लिपि का प्रयोग किया जिसको आज के सभ्यता का मानव बड़े ही आसानी से पढ़ सकता है, समझ सकता है और उस पर अपना विचार अभिव्यक्त कर सकता है। तो चलिए इस बात को हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे कि हमारा संकेत क्या है। हमारा संकेत है वैदिक सिविलाइजेशन से। आप देखेंगे कि जब आर्य भारत आएंगे तो वो भारत आएंगे मध्य एशिया से, उसमें भी बहुत सारे इतिहासकार स्कॉलर्स जो लोग होंगे, उन लोगों का अपना अपना मत, अपना अपना विचार होगा। वो अपने अपने मत और अपने अपने विचारों से अभिप्रेरित होंगे और कहीं ना कहीं उसका एक अलग स्वरूप आपको हम इतिहास के जर्नी में दिखाने का प्रयास करेंगे। जैसे भारत के कुछ राष्ट्रवादी इतिहासकार होंगे जिनका मानना होगा कि आर्यन जो है वो मूलतः भारत के हैं। कुछ ऐसे लोग होंगे जो इस पर रिसर्च करेंगे जिनका आधार कुछ और बनेगा, तो वो कहेंगे कि नहीं नहीं भारत से बाहर के हैं। तो कहाँ के हैं, ये एक कन्फ्यूजन का विषय रहा। मैक्स मुलर ने हालांकि इसमें क्लियर भी किया है कि ये लोग मध्य एशिया के थे और इस पर एक सहमति बनी है। तो निश्चित रूप से यह आर्यों की सभ्यता जो भारतीय थी कि नहीं थी कि विदेश से आए, इन सारे वक्तव्यों पर हम लोग चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो ये जो आप सेगमेंट देख रहे हैं, यहाँ से लिखित विवरण भी हमें मिलना शुरू होता है और यहाँ से हमारे यहाँ जो हम सबसे महत्वपूर्ण अपना धार्मिक ग्रंथ मानते हैं, वेदों की शुरुआत होती है और हम वेदों के माध्यम से इतिहास की जानकारी इकट्ठा करना शुरू करते हैं। अगर हम आपसे बात करें मूल रूप से वेदों की, तो वेद में आप सभी जानते होंगे कि 4 वेद हैं और 4 वेद के साथ जब हम यात्रा करते हैं तो आर्यों के सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक हर एक प्रकार की जानकारी हमें प्राप्त होती है।
और यहाँ से हम मान सकते हैं कि एक लिटरेचर का एविडेंस जो है हमें प्राप्त, लिटरेरी एविडेंस जो है हमें प्राप्त हो रहा है। तो अब देखिए यहाँ से इतिहास का एक अलग स्वरूप आपको दिख रहा है। इतने दूर में, यानी कि प्राग इतिहास से आदि इतिहास में केवल हम पुरातत्व में फंसे हैं। केवल हम पुरातत्व को ही साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करके इतिहास को जान सकते हैं। लेकिन अगर हम इतिहास काल में आते हैं, हिस्टोरिक पीरियड में आते हैं, तो आप मानकर चलिए कि हिस्टोरिक पीरियड में जो है हिस्टोरिक पीरियड में जो है आपको लिटरेचर का एविडेंस भी मिलना शुरू हो जाएगा। कुल मिला जुला कर हम बात क्या कहना चाहते हैं, तो हम यहाँ से यहाँ तक की जो यात्रा करेंगे उसमें केवल पुरातत्व के साक्ष्य का अध्ययन करेंगे, कहाँ कहाँ से मिला, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसके माध्यम से मानव जीवन में बदलाव का विचार रेखांकित हुआ। इन सारे चीज़ों को हम यहाँ तक समझेंगे। और इसमें जब दोनों मिल जाएगा तो आपको हम एक पार्टीशन दे करके कि पुरातात्विक कितने सारे साइट्स हैं, उसमें क्या क्या हमें प्राप्त होते हैं, और एक तरफ दूसरे तरफ हम देखेंगे कि लिटरेचर हमारा क्या कहता है, और दोनों के साथ जब मिक्सअप करेंगे, मिलाएंगे, तो इतिहास की एक नई अवधारणा आपके दिमाग में पल्लवित हो जाएगी, यानी कि खुल जाएगी, और इतिहास के प्रति आपका जो लगाव है वह धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, और फिर आप आसानी से किसी भी क्वेश्चन को कर पाइएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ तक की जर्नी को समझ रहे हैं। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।